आज के आपके करंट अफेयर्स 24 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब ये क्या सिस्टम है? ये ना आपके अमेरिकन सिस्टम है और बहुत सारी और भी रिच कंट्रीज देती हैं। हमारे स्पेसिफिकली मतलब जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है वो अमेरिका से है। इस टाइम आपके यूएसए और अमेरिका यूएसए और इंडिया की दोनों की इकोनॉमिक मीटिंग्स चल रही है। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो ये जो मीटिंग चल रही है ये आपका ट्रेड पॉलिसी फोरम, यहाँ पे दोनों साइड की गवर्नमेंट्स, बिजनेसमैन, ये सारे आके एक साथ मिलके ये सारे बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएस अपनी इकोनॉमीज को और ज्यादा लिंक कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज इनोवेशन वहां पे हो रही है, शायद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाए। ऐसी सारी चीजें, ऐसे फोरम्स इसलिए जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना भी तो इसी तरीके से अमीर बना है। चाइना ने अमेरिका के साथ किसी जमाने में ये सारी पार्टनरशिप्स की, अमेरिका की कंपनी से चाइना में सारा सामान बनाना शुरू किया। अगर वो पार्टनरशिप्स हम भी करने में कामयाब हो जाए, अगर सारा सामान इंडिया में बनने लग जाए, इंडिया के अंदर भी वेल्थ जनरेट होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वेल्थ भी जनरेट होगी। उसके अलावा अब जो भी इंडिया के अंदर देखो, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है। अब जब भी किसी कंट्री के अंदर सामान भेजते हो ना, जब भी किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो, वहां जाके शायद आपको कोई टैरिफ, कोई आपके ऊपर कस्टम चार्जेस, कोई ऐसी चीज पड़ जाए। पर जिन कंट्रीज को माना जाता है कि ये कंट्रीज अभी डेवलपिंग हैं, जिनकी इकोनॉमी अभी कमजोर है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, जो गरीब देश हैं एक तरह से, उन देशों को ना ये बेनिफिट दिया जाता है कि आपके ऊपर हम कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप फ्रीली हमारे देश के अंदर सामान बेच सकते हो। तो अमेरिका हमें ये पहले सिस्टम देता होता था। ठीक है, जब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज बंद की है, आपका जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इसमें पहले क्या था, इंडिया भी लिस्टेड था क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमारा कहना है अभी भी हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं की है कि अमेरिका हमसे हमारा बेनिफिट ले ले। देखो, इंडिया के अंदर जो भी सामान बनता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, मेजोरिटी सामान या तो यूरोप में एक्सपोर्ट होता है या नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर आप वहां पे, बहुत ही यूजुअल चीज है कि तुम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को वहां पे तुम देख लोगे। ठीक है, वो इसी तरीके से वहां पे है क्योंकि इंडिया बहुत सारा सामान सप्लाई करता है। पर ये जो सारा का सारा सामान वहां पे सप्लाई किया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अभी के लिए तो हमें कस्टम ड्यूटी माफ थी, तो वहां पे सामान हमारा सब बहुत सस्ता पड़ रहा था। पर जब कोई भी सामान, अब अमेरिका के अंदर हमारा कोई भी सामान जाता है, लेट्स सपोज हम कोई भी वहां पे सामान $1 का यहां से भेजते हैं, अमेरिका उसके ऊपर अपना कोई भी 0.5 सेंट भी कस्टम ड्यूटी और ऊपर लगा दे, तो हमारी चीज महंगी होगी ना पहले से। तो इससे और कंट्रीज भी compete कर पाती हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होने के चांसेस है। तो हम अमेरिका को यही कह रहे हैं कि हमारा जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में इंडिया का जो नाम था वो दोबारा से रिस्टोर कर दो, ताकि हम आपके इस प्रिविलेज में अब और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें आपके देश में। ठीक है, दूसरा ये बेनिफिट क्या होता है कि देखो, वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में शिफ्ट होना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है जब वो अपने देश में ही जाके सामान, मतलब अमेरिका के अंदर कोई बंदा बैठा है, उसे पता है मैं चाहे इंडिया से सामान बनाऊंगा, पर मैं जैसे ही अपने यहाँ पे बेचूंगा मेरा सामान सस्ते में बिक जाएगा। एक तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, कोई अलग से टैक्सेस नहीं पड़ रहे, तो फायदा ही फायदा है। तो वो इंडिया के अंदर भी प्लांट लगाने के चांसेस आते हैं। इसलिए अभी ये हुआ नहीं है, इंडिया का नाम कटा हुआ है, ट्रंप ने काट दिया था जब वो प्रेसिडेंट था। तो अभी हम दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा नाम दोबारा से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। अगला करंट अफेयर क्रिप्टो करेंसी बारे। क्रिप्टो करेंसी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ये डिक्लाइन पे है आजकल इनका रेट। ठीक है, आपको ये भी बता दूं, टाइम से बेच भी लेना अगर किसी के पास है तो, क्योंकि आपका ये दिसंबर का पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है और पार्लियामेंट बिल पेश होने वाला है जिसमें सारी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लग जाएगा और वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो किसी के पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसके बाद वो सब कुछ इलीगल हो जाएगा। इसी कारण पिछले 3-4 दिन पहले न्यूज आई है, तब से आपकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी यही रिएक्ट कर रही है कि रोज 15-18% सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी गिर रही है। और अगर ये बिल पास हो गया, ऑब्वियसली जिसके पास भी है वो इलीगल है। ठीक है,
तो इसके कारण लोग इसीलिए बेचने पे लगे हुए हैं कि निकाल दें उससे पहले। नहीं, क्रिप्टो करेंसी, सी क्रिप्टो करेंसी और करेंसी में क्या क्या डिफरेंस है। हम जो चीज मार्केट में, ये मैं अब चीज पूरा कंसेप्ट समझाता हूं, मैं बस अभी के लिए आपको न्यूज बता रहा था। देखो जो भी आपकी करेंसी है, करेंसी इंडिया के अंदर एक ही, तुम इंडिया के अंदर एक ही करेंसी यूज कर सकते हो ना, वो है रुपी। अगर आप डॉलर भी किसी के पास लेके जाओगे, वो डॉलर लेगा थोड़ी, ठीक है, सिर्फ रुपी ही ले सकते हैं, रुपी ही इंडिया के अंदर यूज है। इसके सिवा कोई भी और करेंसी की ना गारंटी सरकार नहीं लेती। ये जो करेंसी है, हर नोट के ऊपर लिखा होता है ना कि इसकी इतनी वैल्यू का आपको सामान मिलेगा, उसकी आपको गारंटी दी जाती है। तो ये जो करेंसीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट बैक करती है, सिर्फ इनकी बैकिंग में क्या है, देखो एक्चुअली अगर आप रुपी के नोट को देखोगे, है तो कागज ही, कागज के सिवा उसकी वैल्यू क्या है, पर तब भी आप, हम सारे के सारे उसे एज अ नोट मानते हैं ना, उसकी वैल्यू मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी है। ऐसी कोई भी चीज होती है जिनके पीछे, पहले क्या होता था ना, एक चीज होती थी गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्या होते थे, ये ना आपके 60s 1960s में बंद कर दिया था। इसमें क्या होता था कि जितने आपको रुपी, गवर्नमेंट को बोला जाता था जितने आपको रुपी, या मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने सबसे पहले बंद किया, जितने भी आपको डॉलर छापने हैं, जितने नोट प्रिंट करने हैं, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आपको गोल्ड अपने रिजर्व में रखना पड़ेगा। पर जब सारी दुनिया की इकोनॉमीज ग्रो करनी शुरू हुई 50-60, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारी दुनिया ट्रेड दोबारा से करने लगी, दोबारा से इकोनॉमीज ग्रो करने लगी, 60s तक एहसास हो गया था हमें कि सोना कभी भी इतना हो ही नहीं सकता जितना हमारी रुपी की, मतलब जितनी करेंसी की डिमांड है। तो हमने क्या किया, हमने ये गोल्ड स्टैंडर्ड का पूरा सिस्टम बंद कर दिया। तो अब करेंसीज के पीछे सिर्फ एक ही चीज की गारंटी होती है कि वो सरकार है या नहीं है। जैसे अगर आप अमेरिकन डॉलर यूज कर रहे हो, अमेरिकन डॉलर की सिर्फ एक ही गारंटी है कि यूएस की गवर्नमेंट खड़ी है आपसे वो वैल्यू डिलीवर करने के लिए, कि आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे इंडियन गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट के भरोसे पे है, अगर गवर्नमेंट नहीं, करेंसी नहीं। यही एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट्स के लिए एक हथियार भी बनता है। गवर्नमेंट्स के पास ना सिर्फ दो चीजें होती है जिसके कारण आप गवर्नमेंट की बात सुनोगे, एक है मिलिट्री, एक है करेंसी। अगर लोगों को ये चीज हमेशा रहेगी कि अगर हमने सरकार की बात, अगर सरकार ही ना रही तो जितनी भी हमारे पास वेल्थ है वो भी नहीं रहेगी, तो सरकार के साथ अपने आप जुड़ने को तैयार होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब आपकी क्रिप्टो करेंसीज आई, सबसे पहले जो बिटकॉइन आया था वहीं से, तभी इसलिए बिटकॉइन इतना फेमस है। क्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है? क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंप्यूटर में कोड की गई है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपका रुपी तो आपकी मर्जी है ना, आपको गूगल पे करना है, पेटीएम करना है, कोई भी मतलब यूपीआई की ऐप यूज करनी है, या आपको कैश करना है, दोनों चीजें यूज कर सकते हो। दुकानदार के पास जाकर स्कैन करोगे, स्कैन भी हो जाएगा, नोट दोगे, नोट भी चल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये कंप्यूटर का एक कोड है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ डिजिट्स, मतलब प्रोग्राम्स में अपने 0101 के कोड में, बाइनरी नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए जो करेंसी आपकी क्रिप्टो में ही एग्जिस्ट करेगी, क्रिप्ट में इनकोडेड होगी, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसका फिजिकल फॉर्म कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही आती है, जब आपकी क्रिप्टो करेंसीज आई, वो हमारे ट्रेडिशनल करेंसीज को चैलेंज करती है। जब ये ट्रेडिशनल करेंसी चैलेंज, गवर्नमेंट की मोनोपोली टूट रही है ना, और दूसरा ये सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, तो सरकार को पता ही नहीं चलता कि कौन सा पर्सन किस चीज के लिए इन्हें खरीदने बेचने के लिए यूज हो रहा है। मतलब तुम ये पैसे कहाँ यूज कर रहे हो ना, इसका नहीं पता चलता। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट कहाँ जाता है आपके ना, देखो जो हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, ये सब कुछ वाइट वेब है। इसके अलावा जो आता है ग्रे, या जिसे डार्क वेब कह देते हैं। हम जो इंटरनेट एक्चुअली चलाते हैं ना, वो सिर्फ इंटरनेट का 1% है।
हम जो अनएक्सेस्ड इंटरनेट है ना उसे कहते हैं डार्क वेब। उसे इसलिए डार्क वेब, ये नाम डार्क वेब इसलिए आया क्योंकि रेगुलेटेड नहीं होता। यहाँ पे तुम इंटरनेट में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे ओपन कुछ भी चल सकता है। सरकार के द्वारा जो रेगुलेटेड है हम वही चलाते हैं, वो 1% है जो दुनिया में कंट्रोल किया होगा, ठीक है। पर चलाने को तुम डार्क वेब को एंटर कर जाओगे। डार्क वेब कोई अलग से वेब नहीं है, वेबसाइट्स नहीं है, बस तुम लीगल पोर्टल्स से हटके चला रहे होते सारी चीजों को, ठीक है। तुम अपने खुद के राउटर्स एस्टैब्लिश करके वो सब कुछ चला रहे होते हैं। ये जो आपका डार्क वेब है ना, इसके अंदर आपके देखो क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने लगी थी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं जाना, सरकार ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक ना वेबसाइट बन गई थी जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही आपकी यूरोप और अमेरिका में। एक वेबसाइट बनी थी सिल्क रूट। सिल्क रूट के ऊपर आप कोई भी ड्रग खरीद सकते थे, कोई भी गन खरीद सकते थे, कोई भी वेपन मतलब खरीद सकते हो, और यहां तक कि एक असैसिन तक खरीद सकते हो। असैसिन होता है कि किसी का खून करवाना है तो तुम एक मर्डरर हायर कर सकते हो, अगले को फोटो भेजो, ऑनलाइन बिटकॉइन में पेमेंट कर दी और बस वेट करो, काम हो जाए तुम्हारा। तो ऐसी डार्क चीजें, अब देखो हम नहीं तो ऐसे क्राइम्स का ऐसे ही पता लगाते हैं कि कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन कोई चीज हुई हो उन दो क्रिमिनल्स के बीच में, अगर वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया, क्रिमिनल कौन सा कभी उससे मिला है, वो डार्क वेब में दूसरी साइड कौन बैठा है, उसने तो बस बिटकॉइन भेज दिया। बिटकॉइन हमारे बैंकिंग सिस्टम से बाहर है तो हमें पता ही नहीं है। नेहा, आपकी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है तो है ना, आपकी तालिबान की गवर्नमेंट है, वो चला रही है। देखो तालिबान की गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो कर रही है ना। होता क्या है, जहां पे गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट का ना होने का मतलब है कि कोई सेंट्रल बैंक्स को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, उनकी एम्प्लॉयज वहीं पे काम कर रहे हैं, सब कुछ उनका रेगुलेटेड है। बेसिकली प्रॉब्लम बस ये है कि सारी दुनिया ने अफगानिस्तान के रिजर्व्स को रोक दिया, उनसे सारी दुनिया नहीं ट्रेड कर रही। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी करेंसी ट्रबल में है, क्योंकि अगर दुनिया मान्यता नहीं देती, लॉन्ग टर्म में उनकी करेंसी फेल हो जाएगी। अभी उनकी करेंसी लोकली चल रही है उनकी करेंसी, और अगर तुम्हारे पास कोई अफगानी डॉलर लेके आएगा तुम नहीं लोगे उसमें, ठीक है, क्योंकि किसी काम के ही नहीं है वो। हमने कभी अफगानिस्तान थोड़ी जाना है, तो हमने क्या करना है उसको, ना तुमने कुछ अफगानिस्तान से मंगाना है, ठीक है। तो ये चीजें, तो इसी तरीके से ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अब बेसिकली आपकी फिर क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में ट्रेड होता कैसे? क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं एक कंप्यूटर्स की चेन बना के। आपके मल्टीपल दुनिया भर में सिस्टम एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जो सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये यही चीज कर रहे हैं कि जब ये सारे एक दूसरे से जुड़ गए, इसे कहते हैं एक ब्लॉक चेन बन गई है। चेन बन गई है ना, जुड़ गए ना आपस में। ये सारे क्या करते हैं, हर कंप्यूटर के अंदर ना अपना खुद का एक लेजर होता है। लेजर पता क्या होता है? खाता किताब, जो खाते की किताब हुई वो लेजर हुआ। जब भी इसके एरिया में लेट्स सपोज कोई ए पर्सन था, ऐसा नहीं है कि इनकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है, बस वो सरकार के पास नहीं है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता, नहीं तो खुद ही अपनी कोई करेंसी बनाता रहे। तो यहां से लेट्स सपोज ए पर्सन ने किसी और बी पर्सन को कहीं पे पैसे भेजने, वो अपने पैसे ट्रांसफर करेगा। वो पैसे ट्रांसफर करने के साथ साथ क्या होता है, ये सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो लेजर होता है ना, वहां पे लिखा जाता है ए ने बी को पैसे दे दिए, ठीक है। मतलब कोडेड लैंग्वेज में, इतना क्लियर नाम नहीं लिखा होता ऑब्वियसली, ऐसा तो प्राइवेसी इशू आ जाए, कि इस तरीके से सारे के सारे मॉडिफाई कर लेते हैं। इसीलिए हैक प्रूफ भी है जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये इसलिए आने वाला फ्यूचर यही है। आपका रूपी का भी क्रिप्टो करेंसी का वर्जन बन रहा है, तो हम अपने रूपी को भी डिजिटल करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में करेंसी खत्म करते जाएंगे, ठीक है। उसका यही बेसिक फाउंडेशन यहीं से आती है कि आपकी जब, क्योंकि ये हैक नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई आपके पैसे चोरी नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आप बैठे हुए थे, आपके कोई अकाउंट के अंदर पासवर्ड लेके थोड़ी बहुत डिटेल्स उसने कोशिश की पैसे निकालने की। अब ये पैसे जब इसने निकालने की कोशिश की, अगर वो हैक करने की कोशिश कर रहा है, एक सर्वर को हैक करेगा, ये सर्वर कहेगा कि हाँ चलो अप्रूव्ड है, पर ये क्या करता है साथ के साथ ना वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट बाकी सबके पास भी भेजता है कि आपके पास भी ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट चाहिए।
अगर किसी एक सर्वर ने भी कह दिया ना कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट नहीं आई, तो वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो सारे पैसे जा ही नहीं पाते। तो इतना ज्यादा, अब फिर एक साथ सारे के सारे दुनिया के सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आपकी ये चीज बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। क्रिप्टो की गारंटी कोई भी नहीं देता। क्रिप्टो करेंसी इसी कारण ये चीज होती है, देखो क्रिप्टो की गारंटी कौन देता है? लेट्स सपोज बिटकॉइन ही हो गया। बिटकॉइन का तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली बनाया किसने है। बोला जाता है कि एक जापानीज पर्सन है, पर वो कौन है वो भी नहीं पता, किसने बनाया था किसी को नहीं पता। ये सारी करेंसी, मतलब इवन क्रिप्टो करेंसी जो है आपकी, और ये इंडिया का रुपी हो गया, डॉलर हो गया, जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, सिर्फ इन्हें कहते हैं, इन सारी करेंसीज को कहते हैं ये फिएट करेंसीज है। फिएट का मतलब होता है कि सिर्फ उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, वो इसीलिए चल रही है। लोगों का ट्रस्ट हटा, वो करेंसी खत्म, क्योंकि उसके पीछे कुछ कोई चीज बैक करने के लिए नहीं है उसके ऊपर। उन करेंसीज को फिएट करेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बिटकॉइन भी एक तरह से फिएट करेंसी है, जो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर चल रही है। ट्रस्ट खत्म तो करेंसी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी करेंसीज काम करती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहां लिखी हैं। थर्ड आपके करंट अफेयर है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो हमारे लिए बहुत जरूरी है, रोज अखबारों में आता भी है कि आपके यहाँ की हवा गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सिवियर, ये लेवल्स आते हैं ना कि कितनी आज हवा में पोल्यूशन है। ये जो पोल्यूशन होता है ये ना कुछ आपके एयर पॉल्यूटेंट्स को हवा में मेजर करके डिसाइड किया जाता है कि आपकी हवा कैसी है। ये टोटल 8 एयर पॉल्यूटेंट्स है जिन्हें मेजर किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि कौन सी, मतलब उन्होंने क्या किया था, लिस्ट दे दी थी इनमें से 5 की, कि इनमें से कौन सी नहीं है, मतलब एक आधी वो दे दी थी जो नहीं थी, बाकी सारी ये है। ठीक है, ये स्टेट सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ सकता है सेम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और बार बार ये करंट अफेयर में आती रहती है। ठीक है, और हमारी रोज की लाइफ में मैटर करती है। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली, सेकंड मोस्ट ढाका, ठीक है, और थर्ड मोस्ट आपका पाकिस्तान में था कोई, शायद कराची था। तो यहीं पे दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज है। तो इस कारण हमारा पूरा नेबरहुड ही बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, इस कारण, ये सारी चीजों के कारण ये आपको गैसेस के नाम याद रखने जरूरी है। अब गैसेस में नाइट्रोजन, ऊपर वाले फिर से बताता हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये सारी चीजों को देखा जाता है। अब ये है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता है कि जो हवा में कोई भी कण है, जैसे मिट्टी उड़ रही है, वो भी तो क्या कहते हैं, पोल्यूशन ही है। अगर हवा मिट्टी से भरी होती है तब आपको सारा ब्राउन ब्राउन दिखेगा। ठीक है, तो आपके, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है हवा में। अब पार्टिकुलर मैटर को भी ना हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, PM10 और PM2.5। ये है आपके माइक्रोन, कितना छोटा है ये पार्टिकल उसके ऊपर। ठीक है, आपके जो 2, ये मैक्सिमम साइज है, मतलब 0 to 2.5, 0 तो चलो नहीं होगा, 0 जो भी हुआ, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 साइज तक, तो 2.5 से लेकर 10 तक, ये दोनों पार्टिकुलेट मैटर है। ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन से ज्यादा हार्मफुल होंगे? क्यों? देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हम जब ब्रीथ करते हैं, ये रफ डायग्राम लंग्स का, लंग्स के अंदर छोटे होते पड़ा ना, यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे। ये जो 2.5 वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाके, जो आपका एयर सैक होता है ना, वो एक पूरा बैलून के तौर पे जैसा होता है वैसे होता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो फूल जाता है, छोड़ते हो बंद होता है, ये यहां जाके ये फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे ये आपके लंग्स के बहुत सारे एयर सैक्स को बंद करते जाते हैं। तो ये पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी चीज में?
ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। अगला जो आपका करंट अफेयर है सरकार की एक पॉलिसी बारे, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। देखो धीर आपके ना पिछले 2-2.5 साल से एक्चुअली आपके ना ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे इंडिया में। ठीक है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं जितनी गाड़ियां बन रही हैं इंडिया में। इसका अल्टीमेटली असर क्या आता है, जो इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी देता है। तो इकट्ठे ही आपके 50,000, 60,000, 70,000 लोगों को फायर किया जा रहा है, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इस कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर को बचाना जरूरी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तभी बच सकता है जब किसी तरीके से व्हीकल की जो परचेज है वो दोबारा से बढ़ाई जा सके। अब व्हीकल की परचेज बढ़ाने के लिए सरकार ना कुछ महीने पहले आपकी व्हीकल स्क्रैपेज, जून जुलाई में आई थी, ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई थी। इसके अंडर क्या है कि अगर आप पुराने व्हीकल्स जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, अब जो रोड पे चलने के लिए सूटेबल नहीं है, लोग देखा वो भी चला के घूम रहे होते हैं, सरकार क्या कर रही है, जब ये आप व्हीकल जिस डीलर के पास आप जाओगे कार खरीदने, उसे अगर आप वापस दे दोगे तो उसके बदले आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दे देंगे, जैसे प्राइस कम हो जाएगा और सारे डिस्काउंट्स दे देंगे, ठीक है, इंश्योरेंस फ्री हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि जब लोगों को व्हीकल की कॉस्ट, नए व्हीकल की कॉस्ट कम लगेगी तो वो शायद पुराने व्हीकल छोड़ के नए व्हीकल लेना शुरू करें, और यही आपकी दोबारा से रीग्रोथ करवा दे आपके व्हीकल्स की और इस इंडस्ट्री को उठा दे। ठीक है, बिल्कुल टैक्स कम कर दें, वो भी एक सोल्यूशन है। और जो एक्चुअली प्रॉब्लम आई ना, आपके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर डिक्लाइन पे है ना, उसका एक कारण है जीएसटी। देखो जीएसटी ने क्या किया, जो आपके आम व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी है, और जो आपके एसयूवीज और ये सब कुछ है उनके ऊपर 28% जीएसटी है। 28% जीएसटी का मतलब है कि तुम कोई भी व्हीकल खरीदने गए हो, उसका 1/3 सरकार को और देना है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी ने आपको चलो 10 लाख के अकॉर्डिंग लगा देगा, 10 लाख की कोई एसयूवी आती नहीं, बस जस्ट उसके लिए 10 लाख का कोई व्हीकल खरीदना था, यानी कि 3 लाख सरकार और टैक्स ले रही है, तो 10 की जगह वो 13 का हो जाएगा। तो अब लोगों को यही इसी कारण लोग खरीद नहीं रहे। अचानक ही इतना 3 लाख किसी चीज का प्राइस बढ़ जाना, मतलब चलो टैक्सेस पहले भी लगते थे, पर पहले जो टैक्सेस लगते थे वो 10 लाख की अगर कोई चीज है वो ज्यादा से ज्यादा 11, 11.5 तक जाती थी। अब अचानक ही 13 तक जाने लगी है, जो ये 1.5-2 लाख का ऊपर जो फर्क क्रिएट कर दिया है ना, इसके कारण सरकार की अपनी पॉलिसी के कारण ये चीज हो रही है। तो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर से तो ये भी डिमांड है कि आप या तो 12% टैक्स कर दो या 5% टैक्स कर दो, क्योंकि तभी इंडस्ट्री बच पाएगी, नहीं तो ये बर्बाद होती जाएगी। एक ना वर्ड भी यूज करते हैं, मैं आपको वर्ड भी बता दूं। मैं एक वर्ड बताता हूं आपको, मेंस में भी यूज कर पाओगे, इंडियन स्पेसिफिक वर्ड था, हाँ, कोडक मूवमेंट। इस टाइम आपका ना जो पूरी ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आपका पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहा है ना, और खासकर इसमें इंडियन सेक्टर, इंडियन व्हीकल सेक्टर ना एक कोडक मूवमेंट से निकल रहा है। कोडक किसी को याद है क्या था? हाँ, कोडक नाम कभी सुना है? कहाँ सुना है? जहां पे सुना है, सही सुना है, कहाँ सुना कोडक? कैमरा के अंदर वो पहले रील पड़ती होती थी ना, कैमरास और उनकी जो रील आती होती थी, वो होता था ना कि बस एक स्लॉट डल गया, इससे 30 को फोटोज क्लिक होंगी, ठीक है, फिर वो पूरा एक गुच्छा बन जाता था, फिर दोबारा से प्रिंट करवाओ। अगर किसी ने नहीं देखा, अगर आप उस जनरेशन से हो जिसने ये देखा ही नहीं,
तो एक ऐसी भी चीज रही है, घर पे अभी भी कहीं पे कोई कैमरा ऐसा रोल रहा होगा, ठीक है। कोडक कंपनी ना फेल हो गई थी, कोडक कंपनी ही बंद हो गई है। इस इंसिडेंट्स को आपके कोडक मूवमेंट हिस्ट्री में बोला जाता है, जहां पे आपकी इंडस्ट्री कोई कंपनी ना फेल कर जाती है रियलाइज करने को कि कैसे एवोल्यूशन आ रहा है, चेंज कैसे आ रहा है। उन्हें लगता है वही पुराने मेथड से चलते रहे, सही तो चल रहा है। क्योंकि आपके जब डिजिटल कैमरास आने लगे, ठीक है, जब डिजिटल स्टोरेज आने लगी, सब कुछ आने लगी, कोडक कंपनी ने उसी की मॉडल के साथ स्टिक किया कि हम वही रील वाला सिस्टम, रील डालेंगे, फोटो क्लिक होंगी, वो सब कुछ होगा। तो करते कराते कोडक कंपनी के लोगों ने प्रोडक्ट ही खरीदने बंद कर दिए, तो लॉन्ग टर्म में कोडक बंद। तो अगर आप इनोवेट नहीं करते हो, तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये भी हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और बहुत ही बेहतरीन सारी कंपनीज निकालना शुरू कर रही हैं। इंडिया की कुछ कंपनीज जैसे टाटा ऑब्वियसली अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, पर ओवरऑल इंडिया के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो और भी कंपनीज के, Hyundai ये सब कुछ, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बन रहे। अब जब तक इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनने लगेंगे, जॉब्स दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि दुनिया में डिमांड जिस साइड जा रही है, हमारी इंडस्ट्री उस साइड को मूव नहीं कर रही है। क्योंकि अगर इंडिया में लेट्स सपोज कार महंगी है, बाहर तो तुम बेच सकते हो इंडिया से एक्सपोर्ट करके, इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर, पर वो जब बना ही वो पुराने टाइम की रहे हैं और उसकी डिमांड अब गिरती जा रही है। वो एक कोडक मूवमेंट आया हुआ है आपके ये सारी चीजों के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? तो ये चीज यहाँ पे अब ये सारी की सारी क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या होगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बारे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये ना एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनाई गई थी। इसका जो स्लोगन है वो है लेट देयर बी ब्रेड। तो ये सारी दुनिया में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी दुनिया में आपके कोऑर्डिनेट करने का काम करती है कि आपकी सारी दुनिया में हंगर खत्म की जा सके, आपके एग्रीकल्चर बढ़ाया जा सके, फॉरेस्ट्री बढ़ाई जा सके, फिशरी, ये सारी चीजें बढ़ाई जा सके। तो ये सारी दुनिया को बस कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। पर इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं जो बताती हैं कि आने वाले सालों में क्या पूरी दुनिया अपनी फूड की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। उस चीज को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। देखो फूड सिक्योरिटी होता है जब आप अपने देश की सारी खाने की जरूरतों को पूरा कर पाओ, उसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड है पॉपुलेशन की, क्या आप उसे फीड कर पाओगे खाना? अगर कोई देश कर पाता है तो वो फूड से सिक्योर है, नहीं तो उनकी फूड सिक्योरिटी खतरे में है। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज, जो न्यूज थी वो यही चीज पॉइंट आउट की है कि आने वाले सालों में आपके ड्रॉट्स और ये फ्लड्स बढ़ने वाले हैं और डिजीजेस बढ़ने वाली हैं। इसके कारण आपके फूड शॉर्टेजेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी दुनिया में कमी खाने की थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे एक ना बहुत ही पुरानी बीमारी है जो सडनली अब पूरी दुनिया में अपीयर हो रही है, एंथ्रैक्स। कभी सुना है एंथ्रैक्स बारे? जी नहीं, एंथ्रैक्स आपका वर्म नहीं होता, ये बेसिकली ये भी एक वायरल डिजीज है। या एक मिनट, एंथ्रैक्स आपको किस चीज से बने? ये ना बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये बीमारी ना पिछले 100, 150, 200 सालों में कभी किसी ने देखी नहीं थी। ये बहुत ही पुरानी बीमारी है और खत्म हो चुकी थी दुनिया से, हमें लग रहा था। पर ये सडनली ना दुनिया के कई कोनों में अचानक अपीयर हो रही है। तो ये कहां से आ रही है ये अचानक बीमारी? देखो हो क्या रहा है कि आपके बहुत सारे जानवर, पुराने टाइम में जब एंथ्रैक्स पूरी दुनिया में फैला था, तब आपके कई सारे जानवर इससे इफेक्टेड थे,
पर क्योंकि तब बर्फ पड़ रही थी, सब कुछ पड़ रहा था, ये जब मरे हैं ये ना बर्फ के नीचे दब गए वो जानवर, उनके साथ ये बैक्टीरिया भी नीचे दब गया। अब सारी दुनिया में जहां जहां बर्फ पिघल रही है, ये सडनली ये सारे के सारे जानवर फिर से एक्सपोज हो गए सरफेस को, ये बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो गया कई जगह, तो इस कारण ये फैलना पड़ा। ठीक है, तो ये एंथ्रैक्स कई बारी, तो अभी एचओड कोई बहुत बड़ा ये चीज नहीं है ये, पर ये बहुत ही जानलेवा है। जो एंथ्रैक्स के कांटेक्ट में आता है ना, ये कुछ ही घंटे में मौत हो जाती है। ये ऐसी चीज है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस मौत है। ठीक है, तो ऐसी चीजें ये जितना क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ होगा ना, उतनी ज्यादा इफेक्ट करेंगी, तो ये रिपोर्ट्स कहती है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट?